नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित चलाई जा रही अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में मुगल काल का प्रारंभ किया जा रहा है और इसके अंतर्गत जो सबसे पहला शासक होगा वो है बाबर। यदि हम बाबर के शासनकाल की बात कर लें तो इसका शासनकाल 1526 से 1530 तक था। क्लियर है? तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को। यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। तो याद रखिएगा, मुगल शासक में ये तुर्कों की एक शाखा है जिसको कहते हैं चगताई शाखा। तो याद रखिएगा, ये जो मध्यकालीन भारत में मुगल शासक थे ये चगताई तुर्क थे। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, ये जो सर ए पुल का युद्ध है ये 1501 में हुआ था और 1501 में हुए सर ए पुल के युद्ध में बाबर को शैबानी खां ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? शैबानी खां ने। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो सर ए पुल का युद्ध था इसमें उज्बेकों की जो युद्ध नीति थी जिसको तुलगुमा के नाम से जानते थे, उसी तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था शैबानी खां ने। क्लियर है? यानी सर ए पुल के युद्ध में शैबानी खां ने तुलगुमा पद्धति का प्रयोग करके बाबर को पराजित किया था। क्लियर है? अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ये तुलगुमा पद्धति क्या होती है। तो संक्षिप्त में समझ लीजिए कि मान लीजिए कि किसी राजा के पास बहुत सेना में जो सैनिक है उनकी संख्या कम है, तो वो करते क्या थे कि अपनी सेना को विभिन्न इकाइयों में बांट देते थे, जैसे कुछ को बाएं, कुछ को दाएं और कुछ मध्य में, ताकि जब दुश्मन की सेना आए तो उसको चारों तरफ से घेरा जा सके। क्लियर है? और कम सैनिक होते हुए भी हम अपोजिट साइड की सेना को परास्त कर सके। इस प्रकार की जो पद्धति थी उसके लिए एक टर्म प्रयोग हुआ जिसको कहते हैं तुलगुमा पद्धति, और शैबानी खां ने तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था बाबर के खिलाफ। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। तो याद रखिएगा, ये जो ओटोमन युद्ध पद्धति थी इसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में अपना लिया था। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? सी विकल्प सही हो जाएगा कि बाबर ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। और किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। और ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। और याद रखिएगा, इस युद्ध में बाबर के द्वारा किसे पराजित किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में? तो याद रखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ये लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, और इसी को हराया था। और एक बात और याद रखिएगा, इसी के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी तो आपका सीधा जवाब होगा 1526 में। क्लियर है? किस युद्ध के बाद? तो इसी पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद, जब लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराया था। किसने? बाबर ने। और कई बार आपसे बाबर का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो देखिए, अभी हम लोगों ने इसको कोरिलेट कर लिया, अब यहां पर चीजें और स्पष्ट होंगी। तो याद रखिएगा, यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। क्लियर हो गया? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, बाबर की जीत के कई कारण थे, जैसे बाबर ने इसमें तोपखाने का भी इस्तेमाल किया। क्लियर? यानी आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो सैन्य क्षमता थी, सैन्य कुशलता थी, उसके बल पर बाबर ने पानीपत के युद्ध में जीत हासिल की। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का आपका सीधा जवाब होगा विकल्प बी, यानी पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था। इस तरह तो कई कारण थे, लेकिन यहां पर जो सबसे मुख्य कारण था वो उसकी सैन्य कुशलता थी। ठीक है? और याद रखिएगा कि इसी युद्ध में बाबर ने तोपखाने का भी प्रयोग किया था। ठीक है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा पहली बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो देखिए, यहां पर जो विकल्प में युद्ध दिए गए हैं इनमें सबसे पहली बार जो तोपों का युद्ध हुआ वो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। अभी हमने चर्चा भी की थी। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 6 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें तोपखानों का प्रयोग बाबर की सेना के पक्ष के द्वारा किया गया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 यहां पर आपको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्लियर? और यहां पर विभिन्न युद्ध दिए गए।
मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है कि युद्ध से प्रश्न आते हैं, क्लियर है? तो कम से कम उन युद्धों को तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझना होगा जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए, क्लियर है? और अगर आप उनको भली भांति कवर कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि युद्ध के क्षेत्र में आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। यहां पर सबसे पहला युद्ध दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध। इस पर तो अभी डिटेल चर्चा हुई, 21 अप्रैल 1526, यानी ये तो सही सुमेलित है। दूसरा लिखा है खानवा का युद्ध। देखिए जो खानवा का युद्ध हुआ था, ये खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, क्लियर है? और याद रखिएगा इसमें बाबर की जीत हुई थी, तो ये भी सही सुमेलित है। सी विकल्प में लिखा है घाघरा का युद्ध। याद रखिएगा जो घाघरा का युद्ध है ये किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 1529 में, तो ये भी बात यहां पर सही है। अगला दिया है चंदेरी का युद्ध। तो ये जो चंदेरी का युद्ध हुआ था ये बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में हुआ था और यहां पर लिखा है 1530, इसलिए गलत हो जाएगा। ये युद्ध कब हुआ था? 1528 में, क्लियर है? ये बात ध्यान में रखेंगे आप। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर डी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा बाबर के ये जो 4 युद्ध थे वो आपको निश्चित रूप से याद रखना चाहिए और ये चारों युद्ध बाबर ने जीते थे। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, मैं क्रम से बता रहा हूं। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध जो 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच जो युद्ध हुआ उसको चंदेरी का युद्ध कहते हैं। उसके बाद 1529 में बाबर और महमूद लोदी यानी बाबर और अफगानों के बीच जो युद्ध हुआ उसको घाघरा का युद्ध कहते हैं 1529 में, और इन सभी युद्धों को बाबर ने जीता था, क्लियर? तो अगला देखिए अब प्रश्न संख्या 8। बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो याद रखिएगा बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 का बी विकल्प सही हो जाएगा। और खानवा के युद्ध तो अब आप कोरिलेट कर ले जाएंगे किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में, और इसी में जिहाद की घोषणा की थी किसने? बाबर ने, खानवा के युद्ध में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम किसने रखा? मैंने अभी आपसे कहा था ना कि कई बार बाबर का पूरा नाम पूछा जाता है, यहां पर डायरेक्ट नहीं पूछा गया, इनडायरेक्ट रूप में पूछा गया कि किसने जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम रख के मुगल शासक के तौर पर उसने ग्रहण किया पद। तो यहां पर याद रखिएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे आप। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प की सफलता की शिक्षा मिलती है वो कौन है? तो याद रखिएगा उस शासक का नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था उसके जीवन से धैर्य और संकल्प की सफलता की शिक्षा मिलती है, ठीक है? अब देखिए ये क्यों कहा जा रहा है, तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा बाबर के बारे में समझ लीजिए। देखिए जो बाबर का जन्म था वो 1483 में फरगना में हुआ था और किसके घर हुआ था? उमर शेख मिर्जा के यहाँ। और इनकी माँ कौन थी? तो इनकी माँ थी कुतलुग निगार खान। क्या नाम था उनका? कुतलुग निगार खान, ठीक है? उनके घर पे हुआ और बहुत छोटी उम्र में ही पिता का साया छिन गया किसके ऊपर से? बाबर के ऊपर से। उसके बाद भी बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी और एट लास्ट उसने एक मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो इससे कोरिलेट करके ये बात कही जा रही है कि वो शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता ली जा सकती है, इसकी प्रेरणा हमको मिलती है, क्लियर? तो अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो तुजुक ए बाबरी है ये बाबर की आत्मकथा है और तुजुक ए बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखी गई। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 11 का सी विकल्प सही हो जाएगा। और यहां पर एक प्रश्न और इससे आगे स्टेप पूछा जाता है कि जो तुजुक ए बाबरी तुर्की में बाबर की आत्मकथा है इसका फारसी अनुवाद किसने कराया था? तो याद रखिएगा खान खाना ने इसका फारसी अनुवाद कराया था, क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा ऐसी मान्यता है कि जो बाबर था उसका सेना नायक था मीर बाकी। इसी मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का डी विकल्प सही हो जाएगा, क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि किस मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, यानी पूछा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। और ये बात मैंने अभी आपको बताई कि जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था इसमें 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली सल्तनत की तख्त पर कौन विराजमान था?
देखिए उसी प्रश्न को फिर से घुमा के पूछा गया। तो याद रखिएगा उस समय दिल्ली के तख्त पर कौन था, तो यहां पर आपका सही जवाब होगा इब्राहिम लोदी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 को बी से आप कोरिलेट करेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला जो राजपूत राजा था वो कौन था। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब क्या होगा, राणा सांगा। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 15 का ए विकल्प सही हो जाएगा। 1527 में बाबर के साथ जो युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, उसमें बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का भी नारा दिया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 15 का ए विकल्प सही होगा, राणा सांगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि बाबर की मृत्यु कहां हुई थी। तो अभी तो आपने जन्म देख लिया था कि बाबर का जन्म कहां हुआ था, फरगना में 1483 को शेख मिर्जा के यहां, उमर शेख मिर्जा। अगर मृत्यु की बात करें तो बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में 1530 में। कब हुई थी, 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 16 का ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कई बार यह भी पूछा जाता है कि इनको कहां दफनाया गया, इनकी कब्रगाह कहां पर है। तो याद रखिएगा जब 1530 में आगरा में बाबर की डेथ हुई तो उसको प्रारंभ में वहीं पर नूर अफगान एक बाग है, वहीं पर उसको दफनाया गया। इसको वर्तमान समय में आराम बाग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बाद में काबुल ले जाकर जहां पर वो चाहता था वहां पर उसको दफनाया गया। यानी जहां पर पूर्व में उसने इच्छा जाहिर की थी कि हमें काबुल में ही दफनाया जाए, तो बाद में उसे काबुल ले जाकर दफनाया गया। लेकिन जो प्रारंभ में उसको दफनाया गया था वो नूर अफगान बाग में यानी आराम बाग में दफनाया गया था। क्लियर है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसे आगरा से निकालकर दूसरी जगह काबुल में दफनाया गया। इस प्रकार से प्रश्न बनता है तो आपका सीधा जवाब क्या होगा, बाबर। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी कहां पर। तो याद रखिएगा ये जो बाबर ने पादशाह की पदवी धारण की थी ये काबुल में की थी। हुआ यह था कि जब 1504 में काबुल विजय की तो उसके बाद काबुल में ही 1507 और 8 के बीच अपने अनुयायियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने पादशाह की नई उपाधि धारण की थी। क्लियर है। और आप सभी को पता है कि जो बाबर के पूर्वज थे वो जो उपाधि धारण करते थे वो था मिर्जा। ठीक है। कौन सी उपाधि थी, मिर्जा थी। तो उस मिर्जा की उपाधि को त्याग करके बाबर ने नई उपाधि धारण की जिसको कहा गया पादशाह। और कहां धारण की, काबुल में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। तो याद करिए विजयनगर साम्राज्य वाली क्लास, वहां पर मैंने आपसे बताया था कि बाबर ने कृष्णदेवराय के बारे में कहा था कि ये भारत में शक्तिशाली शासकों में शामिल हैं। तो यहां पर एक बात और ऐड करिए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में हिंदू राज्य में विजयनगर साम्राज्य के साथ साथ मेवाड़ का भी जिक्र किया है और यहां पर विकल्प में मेवाड़ दिया गया है, इसलिए आप प्रश्न संख्या 18 का सी विकल्प याद रखेंगे। तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में विजयनगर साम्राज्य के साथ साथ मेवाड़ का जिक्र किया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि बाबर ने प्रथम बार उत्तर पश्चिम में कहां से होकर भारत में प्रवेश किया। तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया बाबर ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 19 का ए विकल्प सही हो जाएगा, पंजाब से होकर। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण, तो याद रखेंगे 1519 ईस्वी में भेरा पर हुआ था। ठीक है। और ये जो भेरा स्थान है ये वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरगोधा जिले में है। किस जिले में, सरगोधा जिले में। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में एक था आलम खान। उसके संदर्भ में आपको यहां पर स्टेटमेंट देखना है। पहला कह रहा है कि इब्राहिम लोदी का संबंधी था और दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। कौन, आलम खां। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो आलम खां था ये इब्राहिम लोदी का चाचा था। ठीक है। और ये दिल्ली सिंहासन पर अपना अधिकार जताता था, लेकिन सफलता न मिलने पर इसने क्या किया कि बाबर को आमंत्रित किया कि वो भारत पर आए और आक्रमण करे और किसी तरह से इब्राहिम लोदी को हटाए। ठीक है। तो यहां पर आलम खां को याद रखेंगे कि ये इब्राहिम लोदी का चाचा था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। तो देखिए बाबर के साम्राज्य में यहां पर आपका काबुल का क्षेत्र था, पंजाब का भी क्षेत्र था, आधुनिक उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र था, लेकिन यहां पर आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि उस समय जो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है इस पे राजपूत शासकों का शासन था। तो यहां पर चौथा आपका नहीं होगा, तो यहां पर पहला, दूसरा और तीसरा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 21 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर आपका बाबर का जितना भी प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया और अगला जो शासक है वो है हुमायूं और शेरशाह। यानी अब हुमायूं और शेरशाह से संबंधित जो भी प्रश्न है उनको कवर किया जाएगा।
यहां पर पहले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी एक का नाम नहीं था। यानी पूछा जा रहा है कि इनमें से जो 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन एक हुमायूं का भाई नहीं है। तो देखिए यहां पर कामरान ये हुमायूं का भाई था, उस्मान ये हुमायूं का भाई नहीं था, तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कामरान, अस्करी और हिंदाल ये तीनों हुमायूं के भाई थे, ठीक है। कामरान, अस्करी और हिंदाल, ठीक है, यानी ये बाबर के पुत्र और हुमायूं के भाई थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम हुमायूं के शासनकाल की बात कर लें तो याद रखिएगा हुमायूं का जो शासनकाल था वो 2 भागों में बटा था। यानी हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने 2 बार शासन किया। एक टर्म था इसका 1530 से 1540 का और दूसरा टर्म था इसका 1555 से 1556 का। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। पूछा जा रहा है कि फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना कहां से शिक्षा प्राप्त की थी। तो देखिए सबसे पहली बात तो इसी प्रश्न में एक प्रश्न छुपा हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि किस शासक को फरीद के नाम से जाना जाता है, यानी किसका पहले नाम फरीद था। तो याद रखिएगा उस शासक का नाम क्या है, शेर शाह सूरी। और जहां तक की बात रही शिक्षा की, तो शेर शाह सूरी ने जो शिक्षा प्राप्त की वो जौनपुर से की, तो प्रश्न संख्या 2 का सी विकल्प सही हो जाएगा। और यहां पर एक और उपाधि याद रखिएगा, फरीद के नाम के अलावा शेर खां के नाम से भी जाना जाता है शेर शाह सूरी को, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, शेर शाह सूरी। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प सही हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने जौनपुर से औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और इस प्रकार वो इस समय उच्च शिक्षा प्राप्त शासक था, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर सही जवाब होगा विकल्प सी, शेर शाह सूरी ने। याद रखिएगा बंगाल के एक शासक थे जिनका नाम था नुसरत शाह, ठीक है। इन्हीं नुसरत शाह को पराजित करके शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि ली थी और बाद में वो सुल्तान बना। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अब आपने शेर शाह सूरी के संदर्भ में कई सारी उपाधि और उसके पूर्व के नाम को पढ़ लिया है। कौन कौन सा मैं रिकॉल कराता हूं। सबसे पहले तो आपने देखा कि फरीद के बाद वो शेर शाह सूरी बना। उसके अलावा आपने शेर खां की उपाधि देखी शेर शाह सूरी की, और अब आपने देखा हजरत आला, ठीक है। तो इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। तो याद रखिएगा जब दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ और उसके बाद मुगल शासन आया, तो यहां पर जो स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया वो किया किसने, हुमायूं के द्वारा। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प सही हो जाएगा और इस प्रचलन को आगे कंटिन्यू किया शेर शाह के द्वारा, ठीक है। तो ये यहां पर प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया। तो याद रखिएगा हुमायूं ने जो चुनार दुर्ग पर पहला आक्रमण किया था वो 1532 में किया था। कब किया था, 1532 में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 6 का ए विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा जब 1532 में हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर अपना पहला आक्रमण किया तो उसने वहां पर 4 महीने तक घेरा डाले रखा, ठीक है। और एट लास्ट शेर खां ने हुमायूं की अधीनता को स्वीकार किया, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। पूछा जा रहा है कि यहां पर जो युद्ध दिए गए हैं उनका सही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। यहां पर सबसे पहले लिखा है दौराह का युद्ध। याद रखिएगा ये जो दौराह का युद्ध है ये कब हुआ था, 1532 में। दौराह का युद्ध कब हुआ था, 1532 में। क्लियर है। अगर हम कन्नौज के युद्ध की बात करें तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। कब हुआ था, 1540 में, ठीक है। अगर हम सामूगढ़ के युद्ध की बात करें तो सामूगढ़ का जो युद्ध है ये 1658 में हुआ था। कब हुआ था, 1658 में। और वहीं पर चौसा का जो युद्ध है, चौसा का युद्ध जो है ये 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539। तो यहां पर कन्नौज और चौसा, कन्नौज 1540 में और चौसा 1539 में, ठीक है। अब इसको आपको व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले कौन सा युद्ध आएगा, सबसे पहले आएगा दौराह का युद्ध, क्योंकि ये 1532 में हुआ था, ठीक है। तो आपने सबसे पहले दौराह का युद्ध लिखा। उसके बाद चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। तो आपने फिर यहां पर चौथा लिखा। फिर हुआ था कन्नौज का युद्ध 1540 में, तो यहां पर आपने दूसरा लिखा। यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो कन्नौज का युद्ध था इसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं लेनी है, तो बिलग्राम का युद्ध लिखा रहे या कन्नौज का युद्ध, आप उसको सीधे 1540 से कोरिलेट कर लेंगे। और एक बात और मैं यहीं पर आपको कोरिलेट करा दूं कि ये जो चौसा का युद्ध और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है इसमें शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद आता है सामूगढ़ का युद्ध जो कि 1658 में हुआ था। तो यहां पर आप एट लास्ट तीसरा लिख लेंगे। तो आपका सही कूट क्या बना, 1 4 2 3, ठीक है, 1 4 2 3।
और 1 4 2 3 के आधार पर यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जितने युद्ध आप पढ़ रहे हैं उतने युद्ध का डिटेल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, याद होना चाहिए एकदम से, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया था? तो याद रखिएगा उसका नाम है हाजी बेगम। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का बी विकल्प सही हो जाएगा। हाजी बेगम ने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण किया था और हाजी बेगम के पति का नाम क्या था? हुमायूं, ठीक है। तो याद रखेंगे हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया था। अब यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, एक जगह जिसका नाम है दीन पनाह, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? दीन पनाह। तो याद रखेंगे दीन पनाह दिल्ली में हुमायूं का मकबरा निर्माण कराया किसने? उसकी पत्नी हाजी बेगम ने। क्लियर है? और याद रखिएगा ये जो हुमायूं का मकबरा बना था इसके वास्तुकार कौन थे? तो याद रखिएगा हुमायूं के मकबरे के जो वास्तुकार थे वो एक ईरानी वास्तुकार थे जिनका नाम था मिर्जा गियास, ठीक है। इसीलिए हुमायूं के मकबरे को भारत और फारसी या भारत ईरानी शैली पर निर्मित मकबरा कहा जाता है। क्लियर है? अब देख रहे हैं ये पूरी बात कैसे लिंक हो रही है। तो इतनी बात आपको कम से कम हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में याद रखना होगा। क्लियर है? और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर यहां पर हुमायूं के मकबरे की बात हो रही है यानी हुमायूं की डेथ की बात हो रही है तो भी यहां से एक प्रश्न बनता है। आपसे पूछा जाता है कि वो शासक कौन था जो कि दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी डेथ हुई? तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? हुमायूं की। तो याद रखेंगे हुमायूं 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो इतनी बात आप यहां पर जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा चांदी का जो सिक्का शुरू किया गया था वो शेर शाह सूरी के द्वारा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसका तौल में कितने ग्रेन का था ये? तो याद रखिएगा ये जो चांदी का सिक्का था जो शेर शाह सूरी ने चलाया था, सबसे पहली बात तो इसको रुपया कहते थे। दूसरी बात ये 178 ग्रेन का था। कितने का था? 178 ग्रेन का था और इसमें 173 ग्रेन शुद्ध चांदी थी, ठीक है। तो इतनी बात आप इस चांदी के सिक्के के संदर्भ में याद रखेंगे और इसको रुपया कहते थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। आपसे पूछा जा रहा है कि शेर शाह के अंतर्गत जो तांबे के दाम और चांदी के रुपया चलाए गए थे उसका विनिमय दर क्या था? क्लियर है? तो यहां पर आपको प्रश्न में भी एक प्रश्न मिला क्या? अभी आपने चांदी के रुपए के संदर्भ में तो देख लिया था। याद रखिएगा शेर शाह ने जो तांबे के सिक्के चलाए उसका नाम क्या था? दाम, ठीक है। तो याद रखेंगे जो तांबे के सिक्के थे उसका नाम दाम और जो चांदी का सिक्का था उसको रुपया कहते थे। चांदी के तौल के बारे में मैंने बता दिया कि ये 178 ग्रेन का था। अगर हम तांबे के दाम का अगर ग्रेन देखें तो ये 380 ग्रेन का था। कितने का? 380 ग्रेन का तांबे का दाम था और 178 ग्रेन का क्या था? चांदी का रुपया, ठीक है। अब हम अगर बात कर लें इसके विनिमय दर की तो याद रखिएगा इसके जो विनिमय का दर था यानी जो रेशियो था वो दाम और रुपया का रेशियो पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इसका रेशियो था 64:1 का। तो यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। यहां देख लीजिए दाम और रुपया का रेशियो पूछा जा रहा है तो 64 संबंधी 1 का रेशियो था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? अब देख रहे हैं उसी के इर्द गिर्द प्रश्न घूम रहा है। तो यहां पर आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी। 178 ग्रेन का था ये रुपया जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता? तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट था किसका? शेर शाह सूरी का। देखिए हुआ क्या था कि जब शेर शाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने ये स्टेटमेंट कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया हो, ठीक है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 12 का सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहां है? देख रहे हैं आप मकबरा से संबंधित प्रश्न आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपने बाबर का मकबरा देख लिया, वर्तमान में काबुल में है। हुमायूं का मकबरा भी देख लिया, दीन पनाह दिल्ली। और शेर शाह के मकबरे की अगर हम बात करें तो ये बिहार में सासाराम में है। तो प्रश्न संख्या 13 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो सासाराम जगह है ये रोहतास जिले में आता है और बिहार के रोहतास जिले में सासाराम। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा जो शेर शाह के द्वारा निर्मित स्मारक इसमें है वो है दिल्ली का किला ए कोहना मस्जिद, ठीक है। तो याद रखिएगा जो दिल्ली में किला ए कोहना मस्जिद है इसका निर्माण शेर शाह के शासनकाल में किया गया था। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 14 का ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए शेर शाह के समय में किला ए कोहना के अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है कि रोहतासगढ़ का किला
तो याद रखिएगा रोहतासगढ़ का किला जो है ये भी शेर शाह के शासनकाल में, और अभी हमने आपसे बताया कि बिहार के रोहतास जिले में सासाराम में शेर शाह का मकबरा भी है। ठीक है, तो रोहतासगढ़ का अगर किला पूछा जाए तो भी आप शेर शाह सूरी। इसके अलावा शेर मंडल ये भी जो है शेर शाह सूरी के द्वारा निर्मित किया गया, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर। और जो दिल्ली स्थित पुराना किला है इसके भवनों का निर्माण भी शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। अगला प्रश्न उसी से कोरिलेट हो गया कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण, तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा, सी विकल्प से हो जाएगा, शेर शाह सूरी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आप किला एक कोहना मस्जिद भी याद रखेंगे जो कि दिल्ली में है, शेर मंडल भी, और रोहतासगढ़ का किला। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था का प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा वो शेर शाह सूरी ही था जिसने कृषकों की मदद के लिए एक नई व्यवस्था प्रारंभ की जिसको पट्टा और कबूलियत व्यवस्था कहते हैं। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब होगा वो विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर। देखिए पट्टा का मतलब ये है कि वो किसानों को भूमि दी जाती थी, और जब किसान ये डिसाइड हो जाता था कि कितना लगान देना है, जब इस बात पर वो सहमत होते थे तब उनको कबूलियतनामा पर हस्ताक्षर कराया जाता था। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी किसकी, शेर शाह सूरी के समय। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी। तो पूर्व में भी एक मैचिंग वाला प्रश्न था जिसमें सड़क ए आजम को आपको कोरिलेट करना था, तो उस समय भी आपने कोरिलेट किया था किससे, शेर शाह सूरी से। याद रखिएगा ये जो सड़क ए आजम है इसका एक पॉपुलर नाम है जो आप सभी परिचित है, वो है ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रैंड ट्रंक रोड या सड़क ए आजम, या इसे प्राचीन काल में उत्तरा पथ भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये सभी टर्म्स को आप ध्यान में रखेंगे किसके संदर्भ में, शेर शाह सूरी के संदर्भ में। तो यहां पर आप प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प डी। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि शेर शाह का उत्तराधिकारी था। तो याद रखिएगा अगर हम शेर शाह के उत्तराधिकारी की बात करें तो इसका छोटा लड़का था जिसका नाम था इस्लाम शाह। क्लियर। इस्लाम शाह जो था ये शेर शाह का उत्तराधिकारी, यानी प्रश्न संख्या 18 का बी विकल्प सही हो जाएगा। और ये जो इस्लाम शाह था इसका जो एक और नाम था उसको जलाल खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे शेर खां को शेर शाह सूरी, उसी तरह से जलाल खां को इस्लाम शाह। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको इस्लाम शाह की जगह पर जलाल खां ऑप्शन में दे दे, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखनी है। शेर खां का जो उत्तराधिकारी है वो इस्लाम शाह या जलाल खां। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि मेवाधी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। देखिए टोडरमल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक नाम तो जरूर आएगा, वो है अकबर। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि अकबर से पहले टोडरमल ने शेर शाह के अधीन भी नौकरी की थी। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 19 का डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। पूछा जा रहा है कि शेर खां ने हुमायूं को 1539 में और 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था। तो याद रखिएगा अभी मैचिंग में आया भी था, वहां पर भी चर्चा हुई थी। तो याद रखिएगा शेर खां यानी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था। और मैंने आपसे कहा था कि कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, चौसा और कन्नौज। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। पूछा जा रहा है कि शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। तो अभी आपने देखा कि ग्रैंड ट्रंक रोड इसको सड़क ए आजम प्राचीन काल में उत्तरापथ कहते थे, और शेर शाह सूरी के द्वारा इसको बनवाया गया। तो याद रखिएगा ये पंजाब को जोड़ती है किससे, पूर्वी बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा ये पेशावर को सोनार गांव से जोड़ती है। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 21 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22। पूछा जा रहा है कि शेर शाह की मृत्यु कहां लड़ते हुए हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा शेर शाह की जो मृत्यु हुई थी वो कलिंजर अभियान के दौरान। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 22 का सी विकल्प सही हो जाएगा। हुआ यह था कि ये कलिंजर अभियान पर गया था और वहीं पर एक किले की दीवार से टकराकर गोले के जो विस्फोट है उससे शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये था शेर शाह की मृत्यु का कारण, और कहां पर हुआ, कलिंजर में, और कब हुआ, 1545 को। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। देखिए ये प्रश्न आ गया। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इंट्रोड्यूस किया था कि जो हुमायूं है इसका टर्म्स 2 बार का है। एक बार उसने 1530 में बाबर की डेथ के बाद मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली, लेकिन अभी आपने देखा कि हुमायूं के पीछे पड़ा हुआ था शेर शाह सूरी, और उसने 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज अर्थात बिलग्राम के युद्ध में उसको पराजित किया, और अंतोगत्वा हुमायूं को देश छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद शेर शाह सूरी बैठ गया। तो यहां पर 2 बार शासन किसने किया, हुमायूं ने। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 23 का बी विकल्प सही हो गया।
और जब ये दूसरी बार बना तब वो 1555 में आया था। ठीक है, दूसरी बार इसका टर्म्स 1555 से 56 तक था। ठीक है, और जब ये दूसरी बार आया था तब इसने सरहिंद के युद्ध में अफगान के एक शासक है जिसका नाम था सिकंदर सूर, इसको पराजित करके वो गद्दी पर आया था दूसरे टर्म्स में। यानी 1555 में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया और फिर वो साम्राज्य पर हासिल हुआ। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 24। पूछा जा रहा है कि 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ा? तो सीधे सीधे हो जाएगा कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, 1540। तो यहां पर प्रश्न संख्या 24 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान 1 रुपए का सिक्का टकसालित यानी मिंट किया गया था? तो याद रखिएगा 1 रुपए का सिक्का जो ढलवाया गया था वो शेर शाह सूरी के शासनकाल में। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 25 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। पूछा जा रहा है कि इन शासकों में से किसने अपनी टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो याद रखिएगा उस शासक का नाम क्या है? इस्लाम शाह। तो यहां पर प्रश्न संख्या 26 का डी विकल्प सही हुआ। और जैसे आपने इस्लाम शाह का नाम सुना वैसे आपको इसका रिलेशन याद आ गया होगा कि ये शेर शाह का उत्तराधिकारी था, शेर शाह सूरी का ये छोटा लड़का था इस्लाम शाह। इसका एक और नाम हमने आपको बताया था जलाल खां। ठीक है, इसी ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। ठीक है, तो इतनी बात आप यहाँ पर इस्लाम शाह के बारे में याद रखेंगे। और इस प्रकार यहाँ पर ये शासक से संबंधित जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गया। अगला जो शासक है वो है अकबर। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत परीक्षा में पूछे जाने वाला नाम है। यहाँ पर अकबर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए अकबर के बारे में आपको 2-3 बातें स्टार्टिंग में ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली बात कि जो अकबर है इसका शासनकाल कब से कब तक था? ठीक है, तो याद रखिएगा जो अकबर का शासनकाल था वो 1556 से 1605 तक था। कब से कब तक था? 1556 से 1605 तक था। और अगर हम अकबर के जन्म की बात कर लें तो याद रखिएगा अकबर का जो जन्म है वो हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। क्लियर? यानी हमीदा बानो बेगम ने अकबर को पैदा किया और ये हुमायूं की पत्नी थी। और जो अकबर का जन्म है वो 1542 में हुआ था। क्लियर? एक प्रश्न और इससे कोरिलेट करके आपसे पूछा जाता है कि जो अकबर का जन्म है वो कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा अमरकोट के राजा थे राणा बीरसाल। तो वही याद रखिएगा अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। अब ये प्रश्न उठेगा कि राणा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म क्यों? तो अभी आपने देखा कि जो हुमायूं था इसके पीछे पड़ा हुआ था शेर शाह सूरी। और 1540 में तो शेर शाह सूरी ने ऐसी कंडीशन लाकर खड़ा कर दी कि हुमायूं को तो भागना ही पड़ा। और उसके बाद हुमायूं भागा भागा फिर रहा था, जो इसके करीबी थे उनके यहाँ वो शरण ले रहा था। उसी क्रम में 1542 में वो अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में था जहां पर उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अकबर पड़ा। और उसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। क्लियर? इतनी इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग अब प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर गद्दी पर बैठाया गया? तो याद रखिएगा हुमायूं की जब डेथ की सूचना मिली तो भारत में पंजाब राज्य में एक जिला है जिसका नाम है गुरदासपुर। और उसी गुरदासपुर जिले के पास एक जगह है जिसका नाम है कलानौर। ठीक है, या उसको कालानौर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा इसी कालानौर जगह पर इसे राजगद्दी पर बैठाया गया। किसको? अकबर को। ठीक है, और जब ये कालानौर पर गद्दी पर बैठाया गया तो वो तिथि थी 14 फरवरी 1556 को। तो याद रखेंगे 14 फरवरी 1556 को पंजाब राज्य में गुरदासपुर जिले के पास कालानौर में अकबर को गद्दी पर बैठाया गया। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और उस समय संरक्षक था इसका बैरम खां। उसी ने ईंटों का एक गद्दी बनाई और उसी पर अकबर को बैठाया गया और वहीं पर उसका राज्यारोहण हुआ। और एक बात और याद रखिएगा उस समय अकबर की जो आयु थी वो 13 या 14 वर्ष। देखिए कहीं कहीं 13 वर्ष लिखा रहता है और कहीं 14 वर्ष भी है। ठीक है, तो याद रखेंगे 13 या 14 वर्ष दोनों एक साथ नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था ये किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये अप्रैल 1576 में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और इसमें अकबर की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो मान सिंह कर रहा था। क्लियर है? और इसमें राणा जो थे ये पराजित हुए और अरावली की पहाड़ियों में उन्होंने शरण ले ली थी। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर ये पूछा जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का जो मेन उद्देश्य क्या था तो वो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 2 को ए से आप कोरिलेट करेंगे तो यहां पर ए विकल्प से हो जाएगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3।
प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की अप्रैल 1576 में। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अप्रैल 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर के सेनापति मान सिंह ने महाराणा प्रताप को पराजित किया और महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में शरण ली। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। देखिए अभी आपने ये तो देख लिया कि अकबर की तरफ से नेतृत्व मान सिंह कर रहा था, और जो महाराणा प्रताप और मुगल सेना थी, इसमें जो लड़ा गया वो मान सिंह और आसफ खां के बीच हुआ, ठीक है। लेकिन एक बात और यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो राजपूत योद्धाओं की सेना जा रही थी, यानी महाराणा प्रताप की, उसमें महाराणा प्रताप की सेना के अलावा उसके अग्रभाग में एक अफगानों की टुकड़ी थी, और उस अफगानों की टुकड़ी का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, हकीम खां सूर, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन में हकीम खां का नाम दिया गया है, तो आप टिक करेंगे कि हकीम खां महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति, क्योंकि आगे जो लीड कर रही थी टुकड़ी वो अफगानों की टुकड़ी थी और वो हकीम खां के साथ थी, ठीक है। तो हकीम खां सूर आपका प्रश्न संख्या 4 में सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये आरओ के पेपर में 2 बार पूछा गया प्रश्न है और बीपीएससी में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वो कौन था। तो याद रखिएगा अकबर ने सबसे पहले जिस राजपूत के साथ वैवाहिक संबंध एस्टैब्लिश किए वो थे कछवाहा राजपूत, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प से हो जाएगा, यानी कछवाहा राजपूतों के साथ अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध एस्टैब्लिश किए। और याद रखिएगा अकबर ने जिस कछवाहा राजा के साथ उसकी पुत्री से विवाह किया था वो थे आमेर के कछवाहा राजा भारमल। इन्हीं भारमल की पुत्री थी हरखाबाई, जिनको आप जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, और इसको लेकर एक सीरियल भी आता था। तो इन्हीं जोधाबाई यानी हरखाबाई के साथ अकबर का विवाह हुआ, और ये जो हरखाबाई थी ये आमेर के कछवाहा राजा भारमल की पुत्री थी। क्लियर हो गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था। तो याद रखिएगा अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहां पर अकबर बहुत जाता था, क्योंकि अकबर का सूफी मत में उसकी आस्था भी थी, ठीक है, और उसने चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन भी किया था, ठीक है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 6 का ए विकल्प से हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर में अकबर बहुत जाता था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा अधम खां को, ठीक है। अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। अब ये अधम खां कौन था, याद रखिएगा ये माहम अनगा का पुत्र था। ये जो अधम खां था ये माहम अनगा का पुत्र था। हुआ ये कि अकबर के जो प्रधानमंत्री अतग खां थे इनकी हत्या करवा दी इसने, इसी ने हत्या कर दी अधम खां ने। तो इसीलिए अधम खां को अकबर ने स्वयं 1562 में इसको मार दिया, ठीक है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि राजपूताना के निम्न राजाओं में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की, और आपने देखा कि वहां के जो शासक राणा प्रताप थे उन्होंने लंबे समय तक मुगलों के साथ युद्ध लड़ा, ठीक है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 8 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहां की रानी थी। तो याद रखिएगा अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती जो थी ये मंडला की रानी थी। मंडला लिखा है या गढ़कंटगा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मंडला या गढ़कंटगा, ठीक है, ये वहां की रानी थी। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि जो अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी। देखिए हुआ क्या था कि जो अकबर का लड़का था जिसका नाम क्या था, शहजादा सलीम, इसने क्या किया कि विद्रोह कर दिया, और जो प्रयागराज में उसने एक स्वतंत्र शासक के तौर पर अपना व्यवहार शुरू किया। तो अकबर ने 1602 में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया, और उसी समय ये सलीम के इशारे पर ओरछा के जो बुंदेला सरदार थे जिसका नाम था वीर सिंह देव, उसी ने मार्ग में ही अबुल फजल की हत्या करवा दी, ठीक है। तो याद रखिएगा अबुल फजल की जो मृत्यु का कारण था वो शहजादा सलीम था, और शहजादा सलीम ने किसकी सहायता ली अबुल फजल की हत्या कराने में, तो याद रखेंगे ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव की, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो याद रखिएगा तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में अकबर ने। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 11 का डी विकल्प से हो जाएगा 1563 में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित बादशाह में से किसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था। तो याद रखिएगा प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था अकबर को, ठीक है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 12 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रबुद्ध निरंकुश किसको कहते थे, अकबर को।
अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वो तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका था? तो ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट भी अकबर का ही था। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 13 का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो अकबर ने कहा था एक सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप उसमें सुधार के दृष्टिकोण से कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और दूसरा विवाह तभी हो जब पहली पत्नी बंध्या हो। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब क्या होगा कि जो सैन्य विभाग का इसमें प्रमुख था वो मीर बख्शी था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि अकबर की सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पर? तो याद रखिएगा जो अकबर की सैन्य व्यवस्था थी वो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 15 का ए विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो मनसबदारी व्यवस्था ये 1575, ठीक है, और किसके समय में? अकबर के समय में। और 1575 में अकबर ने जो मनसबदारी व्यवस्था थी इसी पर आधारित सैन्य संगठित किया। देखिए ये जो मनसब शब्द है, मनसब शब्द का अर्थ होता है श्रेणी या पद। ठीक है, और मनसबदारी का मतलब क्या या मनसबदार का मतलब क्या है? तो मनसबदार का अर्थ है उस अधिकारी से जो शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी जिसको, ठीक है, तो उसे मनसबदार कहते थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा अकबर के शासनकाल में दीवान का जो पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला पहला व्यक्ति था उसका नाम था मुजफ्फर खां तुर्बती। क्या नाम था? मुजफ्फर खां तुर्बती। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 16 का सी विकल्प सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो याद रखिएगा ये जो अकबर ने मनसबदारी प्रथा को चलाया था ये मध्य एशिया में मंगोलियों से ली गई थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? और अगर बात हुई मंगोल की तो याद रखिएगा मंगोल में वहां पर यह सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ था। यानी मंगोल सेना में ये जो विभाजन था सैन्य विभाजन ये चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो याद रखिएगा ये जो जाप्ती प्रणाली थी इसका उपज किसका था? अकबर के समय में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 18 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भूमि सर्वेक्षण या भू राजस्व के निर्धारण के लिए जो अकबर ने व्यवस्था की थी उसमें जाप्ती खसरे और एक और थी दस्तूर उल अमल। ठीक है, तो कभी पूछा जाए कि दस्तूर उल अमल या जाप्ती खसरे जो बनाने की व्यवस्था थी ये किससे है? तो ये भू राजस्व के निर्माण के लिए। और ये किसके समय में प्रणाली थी? तो ये अकबर के शासन के समय में थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 18 का डी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो याद रखिएगा जो टोडरमल की ख्याति है वो भू राजस्व के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 19 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अकबर ने एक पद्धति प्रारंभ की थी जिसका नाम था आईने दहसाला, ये 1580 में। ठीक है, तो अकबर ने 1580 में आईने दहसाला एक नई प्रणाली शुरू की थी। ठीक है, और ये जो इसके वास्तविक प्रणेता थे यही टोडरमल थे। ठीक है, यही कारण है कि आईने दहसाला को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप पूरी याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की है कि जो आईने दहसाला पद्धति थी जो अकबर के समय में आई जो कि भू राजस्व के संदर्भ में थी, इसके वास्तविक प्रणेता जो थे वो टोडरमल थे। इसीलिए मैंने बताया कि इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहते थे। और यहां आपसे पूछा जा रहा है कि बंदोबस्त व्यवस्था किसे कहते थे? तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? टोडर दहसाला पद्धति को। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 20 का बी विकल्प सही हो जाएगा। आईने दहसाला को ही टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता था। ठीक है, तो यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरत्य यानी निरंतर कड़ी थी? तो देखिए अभी एक प्रश्न भी पीछे आया था जिसमें पूछा गया था कि टोडरमल किसके शासनकाल में था, तो वहां पर अकबर नहीं था। तो जिक्र हुआ था कि शेरशाह सूरी और अकबर दोनों के समय में ये टोडरमल था। तो वही पूछा जा रहा है कि निरंतरता की जो कड़ी थी शेरशाह और अकबर के बीच वो कौन था? तो टोडरमल। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 का आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे टोडरमल व्यवस्था जो टोडरमल बंदोबस्त था यानी आईने दहसाला ये अकबर के समय में। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था?
तो याद रखिएगा अकबर के समय में जिन व्यवस्थाओं को प्रारंभ किया गया था उसका ईयर भी पूछा जाता है। क्लियर है? और आप अगर नीचे देखेंगे तो कमोबेश सभी आयोगों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, हम यहां बात कर रहे हैं अकबर के समय में दीन ए इलाही की। याद रखिएगा दीन ए इलाही के अलावा इसको कहा जाता है तौहीद ए इलाही। ठीक है, तो दीन ए इलाही लिखा हो या तौहीद ए इलाही, दोनों बात समान है। याद रखिएगा 1582 में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 22 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो दीन ए इलाही है इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्म जो थे उनके मूल सिद्धांतों को सम्मिलित करके एक सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 22 का डी विकल्प सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसके पहले अभी आपने पढ़ा था कि 1580 में आईने दहसाला या जिसको आपने टोडरमल बंदोबस्त पढ़ा था। उसके पहले आपने पढ़ा था 1575 में मनसबदारी व्यवस्था जो कि उसी के तहत सैनिकों का संगठन हुआ। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति भी अकबर के समय में 1563 में हुई थी। क्लियर? तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा कि इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा इबादत खाने का निर्माण भी अकबर ने ही किया था। कब किया था? 1575 में। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 23 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा अकबर ने एक धार्मिक चर्चा और विचार विमर्श के लिए 1575 में इबादत खाने का निर्माण का आदेश दिया। और याद रखिएगा ये जो इबादत खाने के निर्माण का कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि 1575 में तो फतेहपुर में इबादत खाने के निर्माण का आदेश दिया अकबर ने, और इसे 1578 में सभी धर्मों के लिए इस इबादत खाने को खोल दिया गया था। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखें। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? अब देखिए उसी प्रश्न को दूसरे स्वरूप में पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्या सही जवाब हो जाएगा कि उस भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था उसे इबादत खाना कहते थे, और कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 24 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो देखिए इस तरह के भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो फतेहपुर सीकरी है ये आगरा से लगभग 35 से 40 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, और ये फतेहपुर सीकरी जो है यहां पर अकबर ने एक राजमहल का निर्माण किया, और इसमें जो जो चीजें बनी हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल, पंचमहल है, वहीं पर दीवाने आस और दीवाने खास है। ठीक है, मरियम महल जिसको स्वर्ण महल भी कहते हैं वो भी फतेहपुर सीकरी में है। इसके अलावा बीरबल की कोठी ये भी फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, यहां पर जो अकबरी महल है ये फतेहपुर सीकरी में नहीं, ये आगरा में है। ठीक है, ये आगरा के किले में अकबरी महल है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 25 का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे स्वर्ण महल यानी मरियम महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, इसके अलावा दीवाने आस और दीवाने खास या बीरबल की कोठी ये भी कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि 16 एक कुल का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो याद रखिएगा 16 एक कुल की जो ये प्रथा प्रारंभ की गई या नीति प्रारंभ की गई ये अकबर के द्वारा। और याद रखिएगा ये अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य जो था ये सार्वभौमिक सहिष्णुता था। ठीक है, तो उसी के तहत ये 16 एक कुल का सिद्धांत लाया अकबर ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 26 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 37, पूछा जा रहा है कि अकबर के द्वारा अपनाई गई 16 एक कुल यानी सार्वभौमिक शांति और भाईचारा की जो अवधारणा है वो निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा कि ये राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण इन तीनों पर आधारित थी। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 37 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 28, पूछा जा रहा है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो याद रखिएगा उस शासक का नाम भी अकबर था। तो प्रश्न संख्या 28 का बी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये 1580 के समय की बात है। जौनपुर में एक धर्मगुरु थे जिनका नाम था मुल्ला मजदी। क्या नाम था? मुल्ला मजदी। इन्हीं मुल्ला मजदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए फतवा जारी कर दिया था। ठीक है, मुल्ला मजदी ने। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो देखिए यहां पर जो विकल्प ए में लिखा है बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था। बी विकल्प में लिखा है जामा मस्जिद। अब देखिए यहां पर ये जो प्रश्न है ये थोड़ा विवादित हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो जामा मस्जिद है याद रखिएगा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भी जामा मस्जिद बनवाई थी, और ये बहुत प्रसिद्ध जामा मस्जिद थी। अब चूंकि यहां पर जगह का नाम नहीं लिखा है इसलिए अब अभ्यर्थी चाहे तो उसको फतेहपुर सीकरी से भी कोरिलेट करे और वो अकबर से कोरिलेट हो जाएगा। और याद रखिएगा ये इतनी फेमस जामा मस्जिद थी फतेहपुर सीकरी की कि इसको शान ए फतेहपुर भी कहते थे या शान ए सीकरी भी कहा जाता था। तो इसलिए यहां पर आप विकल्प ए और विकल्प बी दोनों को सही कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कोई एक ही विकल्प आप वहां पर करेंगे, अब ए और बी दोनों अगर कलर कर देंगे तब तो वो प्रश्न ही
खराब हो जाएगा। तो यहां पर अगर एक विकल्प के साथ जाना हो तो यहां पर जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो होगा बुलंद दरवाजा, विकल्प ए। क्लियर है? इसको लेकर तो कोई मतभेद नहीं है भाई। जामा मस्जिद को लेकर हो सकता है कि ये फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद की बात हो रही है कि दिल्ली के, ठीक है। तो यहां पर आप प्रश्न संख्या 29 में एक विकल्प के साथ जाना हो तो आप बुलंद दरवाजा के साथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद बनवाई थी, जो कि शान फतेहपुर या शान सीकरी के नाम से जानी जाती, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। तो याद रखिएगा शिक्षा संबंधी सुधार के लिए अकबर का योगदान है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 30 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31। पूछा जा रहा है कि अकबर के द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहां पर। तो देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि कई इमारतें आपकी फतेहपुर सीकरी में बनी हैं। तो याद रखिएगा अकबर के द्वारा जो बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें हैं वो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें आपने कई सारी इमारतों का जिक्र देखा था, जैसे आईने, दीवाने आम, दीवाने खास, उसके अलावा पंचमहल का नाम देखा, खास महल का नाम देखा, जोधाबाई का महल भी है, मरियम की कोठी भी है, बीरबल की कोठी भी है, हवा महल भी है। ये सभी इमारतें कहां पर हैं? ये सभी इमारतें फतेहपुर सीकरी में हैं। तो इसलिए प्रश्न संख्या 21 को आप डी विकल्प के साथ कोरिलेट कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32। पूछा जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। देख रहे हैं इससे संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए। तो यहां पर मैंने जितने नाम आपको बताए थे इमारतों के, उसमें एक नाम यहां पर विकल्प में दिख रहा है। वो कौन सा है? पंचमहल। मैंने आपसे कहा था ना, हवा महल और पंचमहल। इसका निर्माण जोधाबाई का महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी, ठीक है। फिर खास महल हो गया, दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया, तुर्की सुल्ताना की कोठी हो गई। ये सभी कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 32 का जो सही जवाब होगा वो विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में आपसे पूछा जा रहा है कि जहांगीर महल स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो जहांगीर महल स्थित है ये आगरा में, ठीक है। तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो अभी आपने दो बातें देखी हैं, अकबरी महल और जहांगीरी महल, ये दोनों आगरा के किले में, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 33 का सी विकल्प सही हो जाएगा। और ये जो जहांगीरी महल है आगरा में, इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र सलीम के लिए करवाया था, ठीक है। तो याद रखेंगे। और ये जो जहांगीरी महल बना है इसकी प्रेरणा उसने ली थी ग्वालियर के मान सिंह महल से, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34। पूछा जा रहा है कि अकबर का मकबरा कहां स्थित है। मकबरे को लेकर आयोग को बहुत प्रेम है। तो देखिए अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में, ठीक है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 34 का ए विकल्प से हो जाएगा। देखिए जो सिकंदरा नाम है इस जगह का, वो सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया था सिकंदरा, ठीक है। और अकबर ने बाद में इसका नाम रख दिया था बहिस्ताबाद। क्या रख दिया गया था? बहिस्ताबाद, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 34 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ था। तो देखिए जो दिल्ली का किला है ये अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ था। दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां के शासनकाल में कराया गया। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 35 का ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला ये अकबर के राज्यकाल में कराया गया। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि जैन साधु जो कि अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहे, जिन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित भी किया गया, उन जैन साधु का नाम क्या है। तो याद रखिएगा उन जैन साधु का नाम है हरि विजय सूरी। क्या नाम है? हरि विजय सूरी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 36 का बी विकल्प सही हो जाएगा। और याद रखिएगा इन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और किसके दरबार में थे हरि विजय सूरी? अकबर के। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37। पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था। तो देखिए यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी, दसवंत। तो याद रखेंगे अकबर के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में उनके नाम का जिक्र किया है। उसमें दसवंत का नाम है, इसके अलावा बसावन का नाम है और अब्दुस समद का नाम है, ठीक है। तो ये कुछ प्रसिद्ध चित्रकार हैं जो अकबर के समय थे, जिनका नाम आप याद रखिएगा। यहां पर प्रश्न संख्या 37 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38। पूछा जा रहा है कि जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है उसका नाम क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा अमेरिका की खोज का जो उल्लेख किया है वो किसने किया है? अबुल फजल ने किया है। तो याद रखेंगे अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का जिक्र किया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा इस अबुल फजल के लिए कि जो अबुल फजल है इसलिए कालिया दमन का फारसी अनुवाद भी कराया था, ठीक है। अबुल फजल के संदर्भ में यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे कि जो अबुल फजल था इसने अमेरिका की खोज का भी उल्लेख किया है और इसी के साथ साथ अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी अनुवाद भी कराया था। और वहीं एक प्रश्न और पूछा जाता है कि लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था। तब आपका जवाब होगा कि फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। तो यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो विकल्प डी सही हो जाएगा, अबुल फजल। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39।
पूछा जा रहा है कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम है रॉल्फ फिंच, यानी प्रश्न संख्या 39 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और याद रखिएगा रॉल्फ फिंच जो है ये फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला ये प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था अकबर के दरबार में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 39 का ए विकल्प सही हो जाएगा, रॉल्फ फिंच। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। पूछा जा रहा है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई। तो याद रखिएगा अकबर ने जो सीरी कलम की उपाधि दी थी वो दी थी अब्दुस समद को। किसको? अब्दुस समद को। तो यहां पर प्रश्न संख्या 40 का सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए ये जो अब्दुस समद है ये इसे सीरी कलम की उपाधि दी अकबर ने। ये बहुत कुशल चित्रकार था और अकबर ने इस अब्दुस समद को अपनी राजधानी में टकसाल का प्रभारी बनाया था। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41। पूछा जा रहा है कि अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किसकी सेवा में थे। तो याद रखिएगा तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में संगीतकार थे। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, राजा रामचंद्र। और ये राजा रामचंद्र कहां के राजा? रीवा के। ठीक है, और ये तानसेन जो है उन्हीं के दरबार में संगीतकार थे। कई बार आपसे तानसेन का वास्तविक नाम पूछा जाता है। तो याद रखिएगा तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42। पूछा जा रहा है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो याद रखिएगा ये जो तानसेन और बैजू बाबरा थे ये अकबर के शासनकाल में ये सुप्रसिद्ध संगीतकार थे। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 42 का सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए अकबर के दरबार में जो संगीतकार हैं उसमें तानसेन और बैजू बाबरा के अलावा बाज बहादुर और बाबा रामदास का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, यानी तानसेन, बैजू बाबरा, बाज बहादुर, बाबा रामदास ये सभी संगीतकार थे किसमें? अकबर के शासनकाल में। यहां पर तानसेन के बारे में बात हुई है तो तानसेन के बारे में भी आपने देखा था कि इनके वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। अकबर ने तानसेन को एक उपाधि भी दी थी, वो उपाधि थी कंठ भरण वाणी विलास। क्या थी? कंठ भरण वाणी विलास। ये उपाधि दी थी तानसेन को अकबर ने। और इसके अलावा मियां की भी उपाधि दी थी अकबर ने तानसेन को। तो ये भी बात आप यहां पर याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। पूछा जा रहा है कि कलनौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी। देखिए वो प्रश्न आ गया। मैंने आपको क्या बताया था? 13 या 14 का ऑप्शन याद रखिएगा। तो यहां पर ए विकल्प में 13 वर्ष लिखा है तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा 13 वर्ष की आयु में कलनौर में या कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था अकबर का। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 43 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44। पूछा जा रहा है कि पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई है ये किन दो सेनाओं के बीच में हुई थी। तो याद रखिएगा जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। अब ये बात उठती है कि ये पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां और हेमू के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 44 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को और इसमें हेमू पराजित हो गया था। ठीक है, और बैरम खान ने सिर काट दिया था इसका। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर यानी उसका संरक्षक बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था और हेमू पराजित हुआ। सी विकल्प सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45। पूछा जा रहा है कि दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा दीन ए इलाही बनाने का जो मूल उद्देश्य था अकबर का वो विश्व बंधुत्व था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 45 का ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 46। पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई। तो ये आप पढ़ भी चुके हैं कि हल्दी घाटी की जो लड़ाई है ये 1576 में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुई। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 46 का सी विकल्प सही हो जाएगा, अकबर और राणा प्रताप के बीच में। और महाराणा प्रताप ने जो स्वयं को सुरक्षित किया वो अरावली की पहाड़ियों में शरण लेकर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 47। पूछा जा रहा है कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था। रिजेंट का मतलब संरक्षक। तो देखिए मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं कि आरंभ के समय में जो इसका संरक्षक था यानी रिजेंट था वो बैरम खां था। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 47 का बी विकल्प से हो जाएगा। और अभी आपने देखा था कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में उसमें बैरम खां ने हेमू को पराजित भी किया और उसका गला भी काट दिया। ठीक है, तो यहां पर आप बी विकल्प सही करेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 48। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो याद रखिएगा रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो यहां पर आपका डी विकल्प से हो जाएगा प्रश्न संख्या 48 का। तो याद रखेंगे अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 49। पूछा जा रहा है कि किस शासक ने जजिया समाप्त किया था। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। यह आप अभी पढ़ भी चुके हैं। कब किया था?
तो ये 1562 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए अकबर ने कई और चीज़ों को समाप्त किया, जैसे अगर मैं एक क्रम से आपको बताऊं जो महत्वपूर्ण है, उसमें देखिए दास प्रथा या जो पर्दा प्रथा है ये 1562 में अकबर ने समाप्त की। उसके बाद 1563 में अभी आप पढ़ चुके हैं कि तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। वहीं 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप जो हैं प्रमुख रूप से याद रखेंगे। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की स्थापना वो 1571 में। इसके बाद अभी आपने पढ़ा था कि इबादत खाने की स्थापना ये 1575 में। फिर मजहर की इसने घोषणा की थी 1579 में, यानी 1579 में। और दीन ए इलाही ये 1582 में। ठीक है, तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 49 का सी विकल्प सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50, पूछा जा रहा है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, 1/3 भाग। ठीक है, तो याद रखिएगा जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 अंश जो है ये राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया। यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 51, पूछा जा रहा है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। अभी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 51 का सी विकल्प सही हो जाएगा, रामतनु पांडे मूल नाम था तानसेन का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 52, पूछा जा रहा है कि अकबर का एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। तो याद रखिएगा दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला जो प्रथम अनुयायी था वो बीरबल था। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 52 का बी विकल्प सही हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि सभी के प्रारंभिक नाम को पूछा जा रहा है, तो जरा बीरबल का भी प्रारंभिक नाम देख लिया जाए। तो बीरबल का जो बचपन का नाम था वो महेश दास था। क्या था, महेश दास, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 53, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था। तो याद रखिएगा जब 13 और 14 वर्ष की अवस्था में राजा बन गया तो कहां पढ़ने का समय मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 53 का सी विकल्प सही हो जाएगा, अकबर। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 54, सभी लोग शेरशाह सूरी थोड़ा हो जाएंगे कि जौनपुर पढ़ लेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 54, तो यहां पर देखिए मैंने ये हंसी में बात कहा कि दो बातें क्लियर कर दी कि शेरशाह सूरी ने जो अध्ययन किया वो जौनपुर से और अकबर जो था वो निरक्षर था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 54, पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था। तो आपका सही जवाब क्या होगा, अकबर। याद रखिएगा ये जो एलिजाबेथ प्रथम थी, याद करिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब की गई तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ही थी। ठीक है, और उस समय जो भारत में शासक था वो कौन था, अकबर था। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि अकबर जो है वो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन। ठीक है, तो ये बात यहां पर आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 55, पूछा जा रहा है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो ये तो आप कर ले जाएंगे, क्या होगा जवाब। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, जो हुमायूं का किला था। मैंने आपसे कहा था कि हुमायूं का जो किला है ये क्या है, भारतीय और फारसी वास्तुशैली का उदाहरण है। अब देखिए आपको वो तथ्य याद है कि नहीं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो हुमायूं का मकबरा है उसको किसने बनवाया था, बोलिए। आपका सही जवाब होगा हाजी बेगम। मुझे पता है आप लोगों ने आंसर अपने मन में दे दिया होगा कि हाजी बेगम जो उन्होंने अपने पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण किया था दिल्ली अर्थात दीन पनाह में। ठीक है, और आपको ये भी याद आ गया होगा कि ईरानी वास्तुकार मिर्जा गियास ने इस मकबरे का वास्तुकार का काम किया था। और इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि भारत और फारसी अर्थात भारत और ईरानी शैली पर निर्मित ये उदाहरण है हुमायूं का मकबरा। क्लियर हो गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 56, पूछा जा रहा है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, ये जो मारवाड़ के राजा राव चंद्रसेन थे इन्होंने समर्पण नहीं किया और निरंतर संघर्ष रखा। इसी तरह आप महाराणा प्रताप का भी देख रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ निरंतर संघर्ष रखा। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, राव चंद्रसेन का और महाराणा प्रताप का। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। और आपने अभी ये भी पढ़ा था कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वंश था जिसने मुगलों की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार नहीं की थी, तो वहां पर आपने मारवाड़ सही टिक भी किया था। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57, पूछा जा रहा है कि अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे। तो देखिए अब उसके द्वारा जो व्यवस्थाएं प्रारंभ की गई वही थी। तो मनसबदारी व्यवस्था तो आप पढ़ चुके हैं कि ये अकबर के ही द्वारा प्रारंभ की गई। और अगर मैं ये आपसे पूछ लूं कि मनसबदारी व्यवस्था कब, तो आपका सीधा जवाब होगा 1575 में। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि धार्मिक नीति, तो भाई सुलह ए कुल बहुत अच्छी नीति थी। भू राजस्व की व्यवस्था, टोडरमल व्यवस्था भी थी। सामाजिक सुधार के कई कार्यक्रम जैसे 1562 में दास प्रथा और पर्दा प्रथा को खत्म करना। वहीं धार्मिक नीति के तहत 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करना।
जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है अकबर के समय उसको लोकप्रिय बनाने के लिए उसके द्वारा की गई काम है। तो यहाँ पर आपका ए बी सी डी ये सभी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 57 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? उदाहरण से जब भी ये बात आए तो आप जो भी तथ्य आपने पढ़े हैं उनको आप जरूर रिकॉल कर लें। अगला देखिए प्रश्न संख्या 58। फिर देखिए आयोग का मकबरा प्रेम सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 58 में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये सुमेलित करिए कि इन सम्राट के मकबरे कहाँ थे। तो यहाँ पर आयोग को थोड़ा संतुष्ट कर दिया जाए। बाबर, देखिए बाबर का मैंने आपसे बता दिया था कि यहाँ से मकबरा ट्रांसफर करके कहाँ पर, काबुल। तो यहाँ पर आप ए को कोरिलेट करेंगे तीसरे के साथ। अकबर सिकंदरा में, तो यहाँ पर बी को आप कोरिलेट करेंगे चौथे के साथ। जहांगीर, तो देखिए जहांगीर अब आगे आप पढ़ेंगे तो जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में। ठीक है, तो सी को आप कोरिलेट कर लीजिएगा पहले के साथ। और जो शाहजहां है इसका मकबरा आगरा में। ठीक है, तो डी को आप कोरिलेट कर लेंगे किसके साथ, दूसरे के साथ। ठीक है, और शेर शाह सूरी का भी आपने पढ़ा था कहाँ पर, सासाराम में। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो सही कूट होगा वो 3 4 1 2। ठीक है, तो 3 4 1 2 के आधार पर यहाँ पर प्रश्न संख्या 58 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 59। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पूछा जा रहा है पहले कथन में कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। तो ये कथन यहाँ पर सही है। देखिए अकबर ने लड़कों के लिए जो एक विवाह की आयु रखी थी वो 16 वर्ष कम से कम, और जो लड़कियों के लिए कम से कम विवाह की आयु थी वो 14 वर्ष थी। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे अकबर के समय के लिए। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि अकबर ने वहां पर उस समय के शासनकाल में लव मैरिज करने के लिए छूट दे रखी थी कि भाई ये व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर देखिए दूसरा स्टेटमेंट जो है अगर लोगों को गेस करना होगा तो लोग सोचेंगे कि भाई अकबर मुगल शासक था तो उसने इतनी कहाँ से छूट दे रखी होगी, लेकिन ये कथन सही है। तो यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आज की बीमारी नहीं है, ये बीमारी मुगल काल से पहले की है। ठीक है, तो अगला देखिए प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर के शासन को जाना जाता था। तो याद रखिएगा अकबर के जो शासन को जाना जाता था किस चीज के लिए, तो यहां पर पहला लिखा है कि क्षेत्रों को जीतने के लिए, तो ये बात सही है। अगला है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है कि न्यायिक प्रशासन के लिए, तो ये भी सही है। अगर उनकी नीतियों को देखें तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है कि उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए, ये गलत है। देखिए धार्मिक कट्टरता को लेकर अकबर की नीतियां नहीं थी, क्योंकि आपसे मैंने अभी कहा था कि सुलह ए कुल की नीति थी। ठीक है, तो ये तो धार्मिक सहिष्णुता को इंकरेज कर रहा था ना, तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों सही होगा प्रश्न संख्या 60 में, तो बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 61। पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो देखिए मनसबदारी व्यवस्था जो थी उसके बारे में भी आपने पढ़ा भी था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या जो 61 का सही जवाब होगा वो होगा विकल्प डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 62। पूछा जा रहा है कि कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। तो ये बात सही है। तो याद रखेंगे कि अकबर के समय में जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसमें हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता। अब कारण में देखिए लिखा हुआ कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलने की आवश्यकता होती थी। यही कारण है कि हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदार को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट भी सही है, उसका रीजन भी सही है और सही तरीके से रीजन स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 62 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 63। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है। देखिए आ गया एक प्रश्न ऐसा आया था जिसके विकल्प में ये जामा मस्जिद लिखा हुआ था और उसको फतेहपुर सीकरी से मैंने कोरिलेट किया था, और उसी समय मैंने बताया था कि जो जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी की है ये इतनी पॉपुलर थी कि इसको शान सीकरी या इसको शान ए फतेहपुर कहा जाता था। ठीक है, तो यही प्रश्न में आ गया, तो यहाँ पर आप सी विकल्प को सही कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए। और इसके अलावा जो इमारतें बनी थी फतेहपुर सीकरी में ये आप कई बार पीछे पड़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 64 में पूछा जा रहा है आपसे कि प्रयागराज या प्रयाग नगर को अल्लाह नगर रखना किसने ये नाम दिया था। यानी इलाहाबाद यानी अल्लाह का नगर, ये प्रयाग नगर के लिए ये नाम किसने दिया था। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा अकबर ने। ठीक है, यानी अल्लाह का नगर यानी इसका नाम पड़ा इलाहाबाद, और ये किसके लिए, प्रयाग नगर, जो कि अब वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज हो चुका है।
तो ये नाम रखा था अकबर ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 64 का बी विकल्प सही हो जाएगा। और आप सभी को पता है, अभी एक प्रश्न के जिक्र में भी आया था इलाहाबाद किले के संदर्भ में, तो जो संगम के पास इलाहाबाद का किला है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया। वर्तमान समय में इस किले में केवल कुछ ही एरिया में आम लोगों को जाने की इजाज़त है, बाकी एरिया को सैनिकों के लिए, मतलब जो फोर्स हैं उनके लिए रिजर्व कर लिया गया है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 64 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार यहाँ पर अकबर से संबंधित प्रश्न भी जो थे वो कंप्लीट हो गए। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी। कल की क्लास में हम लोग मुगल काल को आगे और कंटिन्यू करेंगे और जहांगीर से आगे के शासनकाल को देखेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।